देखिए, गुप्त वंश के बारे में हम देख रहे थे। गुप्त वंश में जो पहले का पार्ट है उसमें हम सारा चीज़ के बारे में बताए हैं, जो भी शासक का क्रम था, कौन शासक कौन सा काम किया है। तो इसीलिए इसके पहले का पार्ट आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हम नोट से करा रहे थे, नोट से तो अभी भी करा रहे हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसे लिख के करा रहे हैं और ऐसे हम नोट्स देख देख के करा रहे थे, लाइनिंग बाय लाइनिंग। लेकिन सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए जो है ऐसे बोर्ड में लिख के समझाए, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त शासक के बारे में हम देख रहे थे, लगभग सब शासक के बारे में देख लिए थे, कौन सा शासक कौन सा काम किया था। अब शासक का क्रम पूछता है एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना है। तो शासक का क्रम याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले कौन से शासक आए थे, उसके बाद कौन से शासक आए थे, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। ओके, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए थे, एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कुमारगुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए, फिर भानुगुप्त आए, फिर विष्णुगुप्त आए। ओके, तो ये था शासक का क्रम। फिर से बोल देते हैं, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, और लास्ट शासक पूछता है गुप्त वंश का लास्ट शासक, तो बोलिएगा विष्णुगुप्त। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। इस वंश के शासक को या फिर इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप मारेंगे, क्या मारेंगे? गुप्त वंश को। ठीक है, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, अब देखिए गुप्त शासक जो थे ये किस भगवान को मानते थे? तो गुप्त शासक जो थे वह विष्णु भगवान की पूजा करते थे, इसलिए विष्णु के उपासक थे। ठीक है, तो गुप्त शासक किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। ओके, सामंत पूछेगा कि ये किसके सामंत थे, तो याद रखिएगा कुषाण वंश के सामंत थे। ठीक है, गुप्त शासक मतलब गुप्त वंश जो है ये किसके सामंत थे? तो कुषाण वंश के सामंत थे। ओके, अब देखिएगा इस वंश की जानकारी जो मिलती है, मतलब गुप्त वंश की जो जानकारी मिलती है ये किस पुराण से मिलती है? ठीक है, मतलब किससे मिलती है? तो वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। अब आगे देखते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा पूछेगा आपसे, तो संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। ओके, अब देखिए गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जानेंगे, जैसे कि तिगवा। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर यह है? एमपी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो एमपी में है, जो कि गुप्त काल के दौरान बनाए गए थे। ओके, उसके बाद देखेंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पे है? तो विष्णु मंदिर मतलब शिव मंदिर कहाँ पे है? तो शिव मंदिर जो है ये भुमरा एमपी में है। शिव मंदिर भुमरा एमपी में है। तो भुमरा का जो मंदिर है किसको समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, शिव भगवान मतलब कि महादेव जी। ओके, तो भुमरा जो कि एमपी में पड़ता है, भुमरा का शिव मंदिर एमपी में है। याद रखिएगा ये सब गुप्त काल की मंदिर है। शिव मंदिर एक और है खो का जो शिव मंदिर है ये भी एमपी में ही पड़ता है। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। विष्णु मंदिर तिगवा का एमपी में पड़ता है, शिव मंदिर भुमरा का एमपी में पड़ता है, शिव मंदिर एक खो का है ये एमपी में ही पड़ता है। पार्वती मंदिर पूछेगा आपसे, तो नैना एमपी में ही है। ठीक है, पार्वती मंदिर नैना एमपी में है। ओके, ये सब गुप्त काल के मंदिर है। दशावतार मंदिर पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे? देवगढ़ यूपी में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ओके, अब देखिएगा देवगढ़ जो यूपी में पड़ता है, तो यूपी तो उत्तर साइड पड़ता है, तो आपको पता ही होगा कि उत्तर साइड के जितने भी मंदिर हुआ करते थे वो नागर शैली से निर्मित मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, और दक्षिण साइड जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। ओके, और द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? तो बेसर शैली कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में पड़ता है, तो यूपी उत्तर साइड है, तो ये क्या कहलाएगा? नागर शैली, मतलब नागर शैली से निर्मित मंदिर। ओके, तो दशावतार मंदिर किस शैली से निर्मित मंदिर है? नागर शैली से निर्मित मंदिर है। ओके, एक और मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? तो भीतरगांव। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भीतरगांव। लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव यूपी में पड़ता है। ये भी नागर शैली से निर्मित मंदिर है।
लेकिन ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, मतलब ईंटों के द्वारा बनाया गया मंदिर जो है ये लक्ष्मण मंदिर है, जो ईंटों के द्वारा ये निर्मित किया गया है। ओके, अब देखेंगे हम लोग गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक, जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये कौन सा सिद्धांत दिए थे, क्या चीज की खोज किए थे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पूछता है। तो जैसे कि सूर्य सिद्धांत कौन दिए, आर्यभट्ट दिए थे। जीरो का खोज कौन किए थे, आर्यभट्ट किए। पाई का खोज कौन किए, आर्यभट्ट किए। दशमलव का खोज कौन किए, आर्यभट्ट किए। तो आर्यभट्ट क्या क्या चीज का खोज किए थे, सूर्य सिद्धांत दिए, जीरो का खोज किए, पाई का खोज किए, दशमलव का खोज किए। फिर से बोल देते हैं, दशमलव, पाई, जीरो, सूर्य सिद्धांत, ये सब कौन दिए थे, आर्यभट्ट दिए थे। ओके, नो डाउट। अब देखते हैं विशाख दत्त की पुस्तक पूछेगा आपसे, जैसे कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, देवीचंद गुप्तम के लेखक विशाख दत्त, देवीचंद गुप्तम, मुद्रा राक्षस के लेखक, ये सब जो है विशाख दत्त की बुक है। ओके, और ये सब गुप्त काल की ये साहित्य लेखक हैं। ओके, ये सब गुप्त काल में चर्चित कवि थे और लेखक थे। अब समझते हैं विष्णु शर्मा कौन सी बुक लिखे थे, पंचतंत्र लिखे थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद पुस्तक पूछेगा आपसे तो बाइबिल याद रखिएगा। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद पुस्तक बाइबिल, और दूसरी सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद पुस्तक पूछेगा तो पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। ओके, दूसरा पूछेगा विदेशी भाषा में अनुवाद पंचतंत्र का किया गया था, सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवाद बाइबिल का किया गया था। ओके, नो डाउट। आगे देखते हैं ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। ये सब गुप्त काल में रहते थे। ओके, अब देखिएगा अजंता की गुफा बौद्ध धर्म को समर्पित है, मतलब बौद्ध धर्म की जानकारी देती है। ठीक है, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। ओके, अब देखिएगा इसका निर्माण जो है गुप्त काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। अजंता की गुफाओं की संख्या पूछेगा आपसे, तो अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में, पहली बात पूछेगा कि अजंता गुफा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, और इसकी संख्या कितनी है। अजंता की गुफा जो है इसकी संख्या कितनी है, तो 29 है। कितना है, 29 है। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। ओके, और इसको पूछेगा कि अजंता की गुफा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, 1983 में, मतलब 1983 में किया गया था। ओके, अब देखिएगा इसमें जो 16-17 गुफा है ये गुप्तकालीन गुफा है, मतलब गुप्त काल की जानकारी देता है। अजंता की गुफाओं की संख्या 29, जिसमें 16 और 17 गुफा जो है गुप्त काल की जानकारी देता है। ओके, गुप्त काल के बारे में बताता है। अब देखिए एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है। एलोरा की गुफा भी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ओके, अब देखिएगा एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है, 34। एलोरा की गुफाओं की संख्या 34, और यह भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यह भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाओं के बारे में क्या पूछेगा आपसे, पता है कि किसको समर्पित है, तो क्या बोलेंगे, बौद्ध हिंदू जैन। एलोरा की गुफाओं की जो जानकारी मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो बौद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैन के बारे में भी मिलती है, हिंदू के बारे में भी मिलती है। ठीक है, तो एलोरा की गुफाओं की संख्या 34 जो महाराष्ट्र में है, और इसमें बौद्ध हिंदू जैन, मतलब बौद्ध जैन हिंदू या बौद्ध हिंदू जैन, ये तीनों के बारे में जानकारी देती है एलोरा की गुफा में। ओके, अब देखिएगा गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो सबसे ऊपर कौन होता है, देश। सबसे ऊपर क्या है, देश है। उसके बाद क्या है, राज। फिर नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो रूरल मतलब गांव। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, इसमें पहले देश आता था, फिर राज आता था, फिर जिला आते थे। ओके, जिला आते थे, फिर लास्ट में सबसे नीचे कौन आते थे, तो वह ग्राम आते थे। ओके, नो डाउट। लेकिन गुप्त काल में देश को राष्ट्र कहा जाता था। राज्य को प्रांत या भुक्ति कहते थे। जिला को क्या कहते थे, गुप्त काल में विषय कहते थे। जिला को विषय कहते थे, ग्राम को ग्राम ही कहते थे। फिर से रिकॉल कर देते हैं, देश को राष्ट्र कहते थे, राज्य को प्रांत या भुक्ति कहते थे, जिला को विषय कहते थे, ग्राम को ग्राम ही कहते थे। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, राष्ट्र के अध्यक्ष, मतलब राष्ट्र किसे बोलेंगे, देश को बोलते थे गुप्त काल में। राष्ट्र के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, गोपना। राष्ट्र के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, गोपना बोलते थे। राष्ट्र के अध्यक्ष को गोपना। ओके, उसके बाद राज्य मतलब स्टेट, राज्य मतलब स्टेट, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रांत या भुक्ति, इसे क्या बोलते हैं, तो भुक्तिपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुक्तिपति बोलते हैं। जिला को विषय बोलते थे, अब विषय के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, तो विषयपति बोलते थे। विषय के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, विषयपति बोलते थे। ओके, अब देखिएगा, ग्राम, ग्राम को ग्रामी बोलते थे, लेकिन ग्राम के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ग्राम के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ग्रामिक बोलते थे। ग्राम के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ग्रामिक बोलते थे। अब देखिएगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुआ करते थे, तो वो होते थे ग्राम, जो सबसे नीचे हुआ करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और ग्राम का मुखिया क्या कहलाते थे, ग्रामिक कहलाते थे, ग्रामिक कहलाते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो भू राजस्व था। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या हुआ करता था, तो भू राजस्व हुआ करते थे। ओके, अब देखिएगा, गुप्त काल में साधारण पुलिसकर्मी को क्या बोलते थे, पता है, चाट भाट। साधारण पुलिसकर्मी को चाट भाट, मतलब जो नॉर्मल कांस्टेबल लोग रहते थे, ठीक है, मतलब छोटा मोटा पुलिस, उसे बोलते थे चाट भाट, उसे बोलते थे चाट भाट। लेकिन गुप्त काल में जो अधिकारी हुआ करते थे, जो बड़ा पोस्ट पे रहते थे, उसे क्या बोलते थे, दंडपाशिका। क्या बोलते थे, दंडपाशिका। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं, साधारण पुलिसकर्मी को चाट भाट, प्रधान पुलिसकर्मी को दंडपाशिका। ओके, अब समझिएगा, गुप्त काल में जो हूनों का आगमन हुए थे, तो गुप्त काल जो है छोटे छोटे सामंतों में बट गया था। मतलब छोटे छोटे क्या हुआ था, सामंतों में बट गया था। तो छोटे छोटे सामंतों में बटने के बाद उसमें एक सामंत बचे थे, वह सामंत का क्या नाम थे, तो वह थे पुष्यभूति। कौन थे, पुष्यभूति थे। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि गुप्त काल में हूनों का जब आगमन हुआ था, तो गुप्त काल जो है छोटे छोटे सामंतों में बट गया। उसमें एक महत्वपूर्ण क्या बचा था, पुष्यभूति बचा था। तो हम पुष्यभूति वंश के बारे में जानेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, वर्धन वंश भी बोलते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोग को मेरा ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग के लिए और भी अच्छे से मेहनत कर सके। क्योंकि आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप लोग जरूर रिप्लाई दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। इससे आगे हम कल जानेंगे। थैंक यू।